हाँ, कल हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रोग्राम्स, जिसमें हमने सिंटेक्स देखा था सी आउट सी इन, ठीक है। और उसके बेसिस पे मैंने आपको 5 प्रॉब्लम्स दी थी और 2 नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम हमने कल डिस्कस करके देखा था। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं 2 नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम्स का। तो आप देख रहे हैं मैंने चेंजेस क्या क्या किए हैं। एक तो हेडर फाइल हम चेंज करेंगे, stdio.h की जगह iostream.h। फिर उसके अलावा मैंने बताया था सेकंड कि हम सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल हमेशा टॉप पे डिक्लेयर करते हैं, जबकि सी प्लस प्लस में हम वेरिएबल कहीं पे भी डिक्लेयर करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, ए और बी, और जो सी वेरिएबल है वो बाद में डिक्लेयर करा है जब वो मेरे बाद में यूज आ रहा तब, ठीक है। एंड देन printf की जगह यूज किया है सी आउट, सिंटेक्स आप सबको पता ही है। और scanf की जगह यूज किया हमने सी इन, ठीक है। सी आउट की फुल फॉर्म कंसोल आउटपुट, सी इन की फुल फॉर्म कंसोल इनपुट। क्लियर है चीज। फिर उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया एंड देन आउटपुट प्रिंट कर दिया। अब अभी जो क्वेरी थी शायद कि हम ए और बी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं फॉर सी आउट के अंदर। तो देखिए हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि अभी मैंने ए और बी को ऐड करा और आंसर किस में आ रहा है, सी के अंदर आ रहा है। हम सी नाम के वेरिएबल को यहाँ से रिमूव कर दें। तो रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को कमेंट कर दें और यहाँ जहाँ सी आ रहा है वहाँ डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे और जो भी आंसर है वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हमें ए प्लस बी को डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल्स है। समझ में आ गया मीनिंग। और यहाँ पे जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो भी ऑपरेशन का रिजल्ट होगा वो डायरेक्ट वहां पे प्रिंट हो जाएगा आपका स्क्रीन पर। क्लियर चीज। तो सेम इसी टाइप से आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम करना था। आई थिंक वो सबका हो गया होगा। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट के अलावा इवन नोड का प्रोग्राम दिया था। तो इफ एल्स आपको सबको पहले से आता ही है, सी लैंग्वेज में आप पढ़ चुके हैं। सेम वही सिंटेक्स फॉलो करना है। इफ एल्स के बाद में आपको एक प्रोग्राम दिया था मैंने स्विच केस का, जिसमें कैलकुलेटर डिजाइन करना था आपको। तो मे बी कुछ स्टूडेंट ने कर लिया होगा, हो सकता है कुछ ने नहीं किया। तो जो भी प्रॉब्लम्स है अपन शेयर करेंगे एक बार। उसके अलावा आपको 2 प्रोग्राम दिए थे मैंने लूपिंग के। तो लूपिंग का एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था कि कोई भी टेबल आपको प्रिंट करनी है एंड देन एक आपको दिया था प्राइम नंबर, ठीक है। तो क्लास के लास्ट में जब टाइम मिलेगा तो अपन ये सारे प्रैक्टिस करके देख लेंगे, प्रोग्राम बना के देख लेंगे वन बाय वन। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आप जानते हैं हमारा चल रहा था डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो बेसिक डिफरेंस तो आपका क्लियर हो ही गया था। उसके अलावा अब आप जानते हैं कि हमने एस्केप सीक्वेंस पढ़े हैं अपने, स्लैश एन स्लैश टी स्लैश ए स्लैश बी समथिंग। तो वो सारे के सारे एस्केप सीक्वेंस भी हम यहाँ पर सेम एज इट इज यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। बस डिफरेंस क्या है कि हम सी के अंदर जब भी एस्केप सीक्वेंस लिखते थे तो वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर कहीं पे भी हम स्लैश एन लगा सकते थे। यहाँ हम डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और न्यू लाइन के लिए हमारे पास एक और आ गया है एंड एल, मीन्स एंड ऑफ लाइन। तो आप एंड ऑफ लाइन का भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 8 नंबर पॉइंट में एंड एल, ठीक है। तो जब भी आपको लाइन चेंज करनी है तो स्लैश एन डबल कोट्स में मेंशन कर सकते हैं, स्लैश एन सिंगल कोट्स में मेंशन कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट एंड एल भी यूज कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें। चलिए, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म समथिंग। तो कुल मिला के जो टॉपिक है वो पॉलीमॉर्फिज्म या हम बोल सकते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग से पहले जस्ट एक बार फंक्शंस होते क्या है आप सबको वैसे ऑलरेडी पता ही है, कल भी बताया था मैंने। फंक्शन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो हर फंक्शंस के अंदर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो होता है आपका रिटर्न टाइप, सेकंड होता है आपका फंक्शन का नेम, और थर्ड होगा आपका नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स, ठीक है। ये तीनों चीजें आपके हर फंक्शन में होगी। उस फंक्शन का फिर आपका जो भी टास्क था वो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करना है। टास्क का मतलब हो गया कि जैसे आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट होंगे कि आपको 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर ऐड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको रिटर्न करना है या प्रिंट करना है। तो वो क्या हो गया आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो ये आपका एक सिंटैक्स हो जाएगा फंक्शन का। इसमें किसी को डाउट है फंक्शंस के अंदर या कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।
यस, एनी स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम इन फंक्शन? तो जो फंक्शन आपने सी लैंग्वेज में पढ़े हैं, सेम एज इट इज आपको सी प्लस प्लस में यूज करना है, ठीक है। अब डिफरेंट क्या है वो हमें डिस्कस करना है। तो पहला डिफरेंस आ रहा है ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो कल मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल करके दिखाया था, वापस आज स्क्रीन शेयर करता हूं मैं एक बार। चलिए, स्क्रीन शो हो रही है सबको? तो कल आपने देखा था कि मैंने 4 फंक्शन बनाए हैं ऐड नाम की। हेलो बेटा, वॉइस आ रही है प्रॉपर? जी सर आ सर, रही आ है। रही है। ठीक है। यस सर, आ रही है। तो कल आपको मैंने बताया था कि मैंने ये सी प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें 4 अलग अलग फंक्शन बनाया है। एक ऐड वन के अंदर एक आर्गुमेंट पास करा है, ऐड के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट 0 है, ऐड टू के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 है, एंड ऐड 3 के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट 3 है आपके, ठीक है। तो 4 फंक्शन आप देख रहे हैं मैंने डिफाइन किए हैं। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, तो अगर मैंने लिखा है ऐड 0 आर्गुमेंट, तो आप जानते हैं 0 आर्गुमेंट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब मैं लिखूंगा ऐड वन और एक आर्गुमेंट दूंगा तो ऐड वन फंक्शन कॉल हो जाएगा, ऐसे ही ऐड टू, ऐड थ्री। अब अगर सपोज करिए मैंने ऐड फंक्शन लिखा और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिए 2 या 3 इस तरीके से, तो क्या ये फंक्शन कॉल हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन का नाम ऐड है और ऐड फंक्शन के अंदर हम ओनली विदाउट आर्गुमेंट ही हम कॉल कर सकते हैं, आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको आर्गुमेंट पास करना है तो आप क्या करेंगे? अब 3 आर्गुमेंट पास करना है तो ऐड 3 फंक्शन याद करना पड़ेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ नेम्स सी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी उतने ज्यादा नेम्स होंगे, उतने ज्यादा फंक्शन आपको बनाने पड़ेंगे। तो सी प्लस प्लस क्या कह रहा है कि जब भी आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स है जहां पे सिर्फ आर्गुमेंट अलग अलग है, बाकी ऑपरेशन लगभग आपका सेम है, तो वहां पे आप सेम नाम के फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया अब सी प्लस प्लस में, तो आप देख रहे हैं 4 फंक्शन बनाए सेम, लेकिन चारों का नाम क्या है? यहाँ पे ऐड सेम रखा है मैंने, बस अब उनके अंदर आर्गुमेंट अलग अलग है। तो जब आप 0 आर्गुमेंट देंगे तो आप देखेंगे 0 आर्गुमेंट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब आप 1 आर्गुमेंट देंगे तो 1 आर्गुमेंट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। 2 आर्गुमेंट होगा तो 2 फंक्शन, एंड 3 आर्गुमेंट होंगे तो 3 आर्गुमेंट वाला फंक्शन, ठीक है। तो इसको देखिए, अब मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपके सामने। सबसे पहले आप जानते हैं कि कंपाइलर किसको सर्च करता है? मेन को। तो आप देख रहे हैं मेन पे आ गया। जैसे ही मेन पर आया, सबसे पहले उसने क्लियर स्क्रीन किया, क्लियर स्क्रीन करते ही अब ऐड पर आया। जैसे ही ऐड पर आएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जंप करके कहाँ जा रहा है? ऐड पे जा रहा है जहाँ पे 0 आर्गुमेंट है। ये नहीं है कि वो जहाँ पे 1 आर्गुमेंट है वहां चला जाएगा। तो पहले सी में हम सेम नाम के फंक्शन नहीं बना सकते थे, यहाँ पे सेम नाम के हम नंबर ऑफ कितने भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब सेम नाम के फंक्शंस है और आर्गुमेंट अलग अलग है, तो उस चीज को हम कहते हैं यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग, क्योंकि ओवरलोड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ऐड हुआ, डी की वैल्यू मैंने 0 थी, 0 आप देखेंगे वहां पे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, एंड देन वापस फंक्शन चला जाएगा अपने मेन फंक्शन। आप जानते ही हैं जिस फंक्शन को जहां से कॉल किया जाता है कर्सर वापस बैक वहीं पर जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मेरी कौन सी लाइन पर है? ऐड 10। तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ऐसा फंक्शन जहां पे एक आर्गुमेंट है। तो अब आप देखिए कर्सर जंप करके जा रहा है ऐड इंट ए पर। यहाँ पे डी के अंदर ए की वैल्यू उसने असाइन करी और प्रिंट कर दिया। सेम वापस से जब आपने लिखा ऐड 10, 20, तो अब फंक्शन कौन सा कॉल होगा? जहां पे 2 आर्गुमेंट है, ठीक है। तो सेम यही प्रोसेस आपका 3 आर्गुमेंट के लिए होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है दोनों में, सी और सी प्लस प्लस में, कि सी के अंदर सेम प्रोसेस के लिए आपको हर फंक्शन का नेम अलग अलग रखना पड़ेगा, जबकि सी प्लस प्लस के अंदर सारे फंक्शंस का नेम सेम रहेगा, ठीक है। तो देन अब आप देखिए स्क्रीन पर आउटपुट आ रहा है। जब आपने 0 आर्गुमेंट पास करे तो टोटल आपका आ गया 0। जब आपने एक आर्गुमेंट पास किया तो टोटल आ गया आपका 10। जब 2 आर्गुमेंट पास करे, एक की वैल्यू 10 थी, एक की 20, तो टोटल हो गया आपका 30। ऐसे ही जब आपने 3 आर्गुमेंट पास करे 10, 20 और 30, तो टोटल आ गया आपका 30, ठीक है। तो क्या ये एग्जांपल समझ में आया बेटा? हेलो
यस सर, समझ आया। यस सर। चलिए, तो वापस अब हम बैक आते हैं अपनी पीपीटी पे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग होती क्या है, डिटेल से देखते हैं वापस। चलिए, तो व्हाट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या हो गया, फंक्शन का नेम सेम होगा बट उसके जो पैरामीटर्स है या उनका जो टाइप है वो कैसे होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग, या इसको डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन नेम इज सेम। ठीक है, मींस मोर देन वन फंक्शन है और उन सारे फंक्शंस का नेम हमने सेम रखा है, और जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट है वो क्वांटिटी में या टाइप्स में या उनके सीक्वेंस में किसी भी तरीके से अलग होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने लिखा है यहाँ पे, हम तीन तरीके से, हम तीन टाइप से हम फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला हो गया नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो नंबर ऑफ पैरामीटर का आपने देखा एग्जांपल कि मैंने ऐड नाम के फंक्शन बनाए, लेकिन आर्गुमेंट सब में कैसे थे, क्वांटिटी में अलग अलग, कि एक में जीरो था, एक में एक था, एक में दो थे, एक में तीन थे। तो जब आपने तीन आर्गुमेंट पास करे तो तीन आर्गुमेंट वाला फंक्शन कॉल हो गया, एक आर्गुमेंट पास किया तो एक आर्गुमेंट वाला फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड, कि अगर सपोज करिए नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम हो, ठीक है, तो कैसे होगी ओवरलोडिंग। तो फिर देन आपका आता है डेटा टाइप, कि अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्वांटिटी में सेम है तो उनकी जो टाइप है वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिए, आप यहाँ देखना एक प्रोग्राम बना रखा है मैंने ऑपरेट, जिसमें दो आर्गुमेंट पास किए, दो इंटीजर टाइप के हैं और दो फ्लोट टाइप के हैं। ठीक है, अब मैंने मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल लिए, एक x इक्वल टू 5 और एक y इक्वल टू 2। सेम ऐसे ही दो फ्लोट वेरिएबल हो गए, n इक्वल टू 5.0 एंड m इक्वल टू 2.0। अब जब हम ऑपरेट फंक्शन को कॉल करेंगे और पास करेंगे वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जहां पे इंटीजर आर्गुमेंट है, मीन्स फर्स्ट वाला। ठीक है, जब हम पास करेंगे फंक्शन को, कॉल करेंगे ऑपरेट फंक्शन को और पास करेंगे यहाँ पे फ्लोट वैल्यू n और m, तो आप देखेंगे सेकंड वाला कॉल हो जाएगा। समझ में आया मीनिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्वांटिटी में तो कितने हैं, टू टू है, बट दोनों की जो टाइप है वो अलग अलग है, एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। तो अगर आर्गुमेंट में कुछ भी डिफरेंस है तो आप हमेशा फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्लियर है ये चीज। तो फंक्शन ओवरलोडिंग दो टाइप से बता दी, एक तो हो गया नंबर ऑफ आर्गुमेंट सीक्वेंस में, वो सॉरी क्वांटिटी में, सेकंड हो गया डिफरेंट डेटा टाइप्स। थर्ड बात करते हैं हम सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। तो जस्ट सपोज करिए कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है आपके, उनकी डेटा टाइप भी सेम है, तो देन फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे होगी। ठीक है, तो देखिए सेम इसी का एग्जांपल अपन करके देखते हैं। चलिए, तो जस्ट सपोज करिए मैंने एक फंक्शन बनाया ऑपरेट फंक्शन, जिसमें एक इंटीजर वैल्यू पास करी है और सेकंड वैल्यू पास कर दी फ्लोट। ठीक है, सेम इसी तरीके से सेकंड फंक्शन बनाया और इसमें पहली वैल्यू पास कर दी फ्लोट और दूसरी पास कर दी मैंने इंटीजर। अब जब मैं एक वैल्यू इंटीजर पास करूंगा और एक वैल्यू फ्लोट पास करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जहां पे पहला इंटीजर है, सेकंड फ्लोट है। सेकंड फंक्शन के अंदर अगर हम पहले फ्लोट पास करेंगे एंड देन इंटीजर पास करेंगे तो कौन सा कॉल हो जाएगा, जहां पे पहला आर्गुमेंट फ्लोट है एंड सेकंड कौन सा है हमारा, इंटीजर। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग के हमारे थ्री वे हो गए। फर्स्ट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्वांटिटी में अलग हो या तो, सेकंड अगर क्वांटिटी सेम है तो आपकी टाइप्स डिफरेंट होने चाहिए, और टाइप अगर डिफरेंट है या टाइप भी सेम है तो देन थर्ड है आपका, उनका जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है वो अलग होना चाहिए। तो जो आपका थर्ड एग्जांपल जो अभी मैंने शो किया है, तो उसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट दो है, मीन्स क्वांटिटी सेम है, टाइप भी सेम है कि एक इंटीजर एक फ्लोट, बट उनका जो आर्गुमेंट है, सीक्वेंस जो है उनका, वो अलग अलग है, कि एक में पहले इंटीजर है दूसरे में फ्लोट है, और सेकंड वाले में पहले फ्लोट है सेकंड में फिर इंटीजर। क्लियर है चीज। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में कोई डाउट। यस। का सेकंड टाइप समझा नो दो एक सर। बार। सेकंड टाइप का वापस देख लीजिए, हम्म। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या हो गया, कि हमने एक ही प्रोग्राम में मोर देन वन फंक्शन बनाए।
हो सकता है आप 2 फंक्शन बनाए, हो सकता है 10 फंक्शन बनाए। 10 के 10 फंक्शन का नेम हमने सेम रखा है, बट अगर उनमें आर्गुमेंट्स में छोटा-सा भी डिफरेंस है, तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शन ओवरलोडिंग। समझ में आ गया चीज़? तो फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट करने के 3 वेज बताए मैंने आपको। पहला, नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्वांटिटी में अलग-अलग होनी चाहिए, जो कि मैंने एग्जांपल आपको शो किया था ऐड वाला, कि ऐड वाला प्रोग्राम हमने बनाया जिसमें 1 आर्गुमेंट है, कि जिसमें 2 आर्गुमेंट है, 3 आर्गुमेंट है, 4 है, तो वो नंबर ऑफ क्वांटिटी अलग-अलग होगी आपकी, ठीक है? सेकंड, अगर क्वांटिटी सेम है, तो इसका सेकंड मतलब हो गया कि डेटा टाइप अलग-अलग होना चाहिए। तो डेटा टाइप अलग-अलग होना चाहिए, तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया आपके सामने, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 इंटीजर है, 2 फ्लोट है। ऐसे ही 2 कैरेक्टर ले लिए, 2 स्ट्रिंग ले लिए, और फंक्शन का नेम सबके सेम है। समझ में आ गया? थर्ड टाइप जो मैंने बताई आपको, कि अगर क्वांटिटी सेम है, टाइप भी सेम है, तो उन टाइप का सीक्वेंस जो है वो अलग-अलग होना चाहिए। डेटा टाइप का सीक्वेंस अलग-अलग होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पहले वाले एग्जांपल के अंदर पहले इंटीजर है एंड देन फ्लोट है। सेकंड जो फंक्शन बनाया ऑपरेट फंक्शन, उसमें पहले फ्लोट है एंड देन इंटीजर है। तो जब आप पहले फ्लोट पास करेंगे फिर इंटीजर पास करेंगे, तो आपके उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है? तो ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, तो ये मान के चलिए पूरी सी प्लस प्लस के अंदर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, बस यही चीजें रिपीट करनी है। मीन्स ओवरलोडिंग का मतलब क्या हो गया? कि फंक्शन का नेम सेम है और आर्गुमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। समझ में आ गया? तो अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप सबसे, आप बताना क्या वो फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है या नहीं है। ठीक है? चलिए, तो जस्ट सपोज करिए मैंने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे डिस्प्ले। एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले, जिसमें हमने जस्ट यहाँ पे हाँ रिटर्न ए कर दीजिए आप, या रिटर्न रिटर्न कोई भी नंबर आपने पास कर दिया 1, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आपने एक फंक्शन और बनाया डिस्प्ले, और इसकी रिटर्न टाइप आपने ले ली फ्लोट, और यहाँ पे पास कर दिया आपने 1.1। ठीक है? तो ये जो एग्जांपल है, क्या ये फंक्शन ओवरलोडिंग को शो करता है या नहीं करता? कोई बताएगा इसको? No, sir. No, sir. नो, वाई? Because both of the functions have no parameter. गुड, परफेक्ट। मैंने क्या बताया, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? कि फंक्शन का नेम सेम होगा और आर्गुमेंट अलग अलग होंगे। समझ में आ गया? मीन्स रिटर्न टाइप से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है? जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे उसके बाद में वो एग्जीक्यूट होता है। अब अगर मैं यहां से लिखूंगा डिस्प्ले फंक्शन, तो कौन सा डिस्प्ले फंक्शन होगा? कंपाइलर को पता ही नहीं लगेगा ना। तो इसलिए आर्गुमेंट अलग अलग होने चाहिए, और अगर आर्गुमेंट अलग अलग है तो फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट हो सकती है, अदरवाइज इंप्लीमेंट नहीं होगी। समझ में आ गया सबको? तो फंक्शन ओवरलोडिंग किस बेस पे होती है? ओनली और ओनली फॉर आर्गुमेंट बेसिस पे। रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं है आपको। क्लियर है सबको ये? यस, कोई डाउट? सर इसकी जगह अगर सर रिटर्न टाइप वॉइड हो तो क्या करते थे सर? वॉइड होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चलिए मैंने वॉइड लिख दिया, अब क्या होगा उससे? आपको फंक्शन को कॉल तो किससे करना है? नेम से करना है ना। अब मैंने डिस्प्ले और आर्गुमेंट कुछ भी नहीं दूंगा, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? वॉइड वाला होगा, इंट वाला होगा? आप खुद सोचिए। समझ में आया मीनिंग? तो हमेशा फंक्शन ओवरलोडिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ओनली आर्गुमेंट्स के ऊपर। और आर्गुमेंट के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, या तो क्वांटिटी में अलग अलग होंगे, या टाइप अलग होगी, या टाइप भी सेम है तो उनका सीक्वेंस अलग होगा। क्लियर है सबको? ये टॉपिक अच्छे से समझ लेना बेटा, पूरी सी प्लस प्लस में यही टॉपिक रिपीट होने वाला है, ओवरलोडिंग। और इस ओवरलोडिंग को कुल मिला के जो हम बोलते हैं यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में टॉपिक, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है? अब पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, क्या नहीं होता, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी ओवरलोडिंग होती है वो सारी क्या है? टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म की। क्लियर है सबको? चलिए, तो कुछ क्वेरी पूछ लेते हैं। आर्यन मेहता, आर्यन मेहता ऑडिबल है?
जिसका रेस्पॉन्स नहीं आएगा एब्सेंट मार्क रहेगी बेटा। फिर आरती आचार्य, Sir. Sir, तो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ओवरलोडिंग? sir, set, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? sir इसके अंदर arguments देते हैं, set of बेटा प्रॉपर बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग, टेक्निकल डेफिनेशन। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब सेम है कि टू और मोर डिफरेंट फंक्शन नेम सेम है और उनके पैरामीटर्स अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएगा आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, okay. चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो अभी आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था, बेटा ये माइक ऑफ कर लो अपना। चलिए आवाज आ रही है? रिपीट हो रही है। आवाज रिपीट हो रही है। मयंक भाटी प्रशांत का म्यूट करके रखिए बेटा। मयंक भाटी माइक म्यूट कर लो। चलिए, तो अब बात करते हैं हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मीनिंग देखते हैं। अगेन वापस मैं आपको एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। सो रही है स्क्रीन बेटा ये सबको? तो अभी Yes. हमने थोड़ी देर पहले देखा था फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें ऐड नाम के हमने 4 फंक्शन बनाए थे। चलिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि 4 फंक्शन हमने बनाए, चारों का नाम सेम है ऐड और आर्गुमेंट अलग अलग है। ठीक है, कोई ऐसा तरीका है कि हम एक ही फंक्शन बनाएं और चारों तरीके से हम कॉल कर लें? कि अगर एक आर्गुमेंट पास करें तो भी सेम वही फंक्शन कॉल हो जाए, 2 आर्गुमेंट पास करें तो भी सेम वही फंक्शन कॉल हो, 3 पास करें तो भी? यस, बता सकता है कोई? हेलो। हाँ बेटा। यस सर, अगर अपन वेरिएबल की वैल्यू 0 डिक्लेयर कर दे तो? चलिए गुड। तो देखिए इस चीज को क्या बोलते हैं हम, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। मीन्स जैसे आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो कैसे करेंगे? तो अब आप देखिए मैंने यहाँ पे अभी 4 फंक्शन बना रखे हैं। 4 फंक्शन की जगह मैंने कितने फंक्शन बनाए? अब एक कॉलिंग के वही 4 तरीके हैं और नीचे भी अब 4 फंक्शन की जगह मैंने एक ही फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब आप बताइए अगर मैं इस फंक्शन को कंपाइल करूंगा, रन करूंगा, तो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? ये चेक करिए। आप देखिए आपके सामने एरर आ रही है कि ऐड नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है, 0 आर्गुमेंट वाला भी कोई नहीं है और 2 आर्गुमेंट वाला भी कोई फंक्शन नहीं है। दिख रहा है ये सबको? अब हमें एक ऐसा तरीका चाहिए कि मैं चाहे से एक आर्गुमेंट पास करूं या 2 या चाहे से 3, समथिंग कुछ भी, मेरा कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए जिसमें मैक्सिमम आर्गुमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो तरीका क्या होता है इसका, जो आपने ये प्रोटोटाइप लिखी है ऊपर, प्रोटोटाइप जानते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप? यस और नो? तो जो भी फंक्शन की प्रोटोटाइप है या डिक्लेरेशन है, वहां पे अब आप देखिए मैंने यहाँ पे असाइन कर दी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0। तो अब क्या मीनिंग है इसका? तो जैसे आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड से मैंने फर्स्ट 0 असाइन किया, तो इसका मतलब हो गया इस फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट तो कंपलसरी है और तीसरा जो आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल है। अगर आप वैल्यू पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या चली जाएगी यहाँ से? 0। समझ में आ गया?
तो अब आप देखिए सेम इसी प्रोग्राम को जब मैं वापस कंपाइल करता हूं तो अब नंबर ऑफ एरर कितनी रह गई 2। ठीक है, मीन्स अब इन 2 लाइनों पे एरर आ रही है, बाकी अब इन 2 लाइन पे एरर नहीं आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं सेकंड फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ मैंने ऐड 10,20 उसमें 2 आर्गुमेंट है और तीसरा मैंने नहीं दिया, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट सी की वैल्यू क्या चली जाएगी 0। ठीक है, और अगर आपने आर्गुमेंट पास कर दिया तो सी की वैल्यू क्या चल जाएगी यहाँ पे 30। तो देखिए कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, आप चेक कर लीजिए आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, अब जस्ट सपोज करिए वापस से मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया इक्वल टू 0, तो इसका क्या मीनिंग होगा अब? तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक आर्गुमेंट तो कंपलसरी है आपको पास करना और 2 आपके ऑप्शनल है। अब अगर आपने 2 वैल्यू अगर पास नहीं करी तो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या चल जाएगी वहां पे 0। तो अब आप देखिए मैं इसको हटा देता हूं। अब आप देख रहे हैं एक आर्गुमेंट तो कंपलसरी था, बाकी 2 ऑप्शनल है। सेम प्रोग्राम है, कंपाइल करिए, रन करिए, आप देख रहे हैं एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने अगेन वापस यहां से असाइन कर दिया इक्वल टू 0, तो अब इसका मतलब क्या होगा बता सकता है कोई? सर एक भी आर्गुमेंट कंपलसरी नहीं। एक भी आर्गुमेंट कंपलसरी नहीं, मीन्स आप 0 आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं और 3 भी दे सकते हैं, और नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या चल जाएगा आपका 0। आउटपुट 0 आ जाएगा सर। ठीक है, और जरूरी नहीं कि 0 जाए, आप 0 की जगह यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आपको इंटीजर रेंज का एक नंबर लिखना है। समझ में आ गया? अब आप देख रहे हैं मैंने जैसे कि क्या पास कर दिया 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 जब 0 आर्गुमेंट पास करूंगा तो 2 आएगा। समझ में आ रहा है? आप चेक करिए, देखिए इधर आ रहा है समझ में? यस और नो? तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं सबको समझ में आ गया? एनी डाउट्स? चलिए, तो अब इसका आंसर बताइए। अगर सपोज करिए मैंने ऐसे लिखा है तो क्या मीनिंग होगा? हाँ कपिल, आप बताएंगे? सर पता नहीं। कि अगर मैंने इंट 0 लिखा बाद में इंट इंट लिख दिया तो क्या मीनिंग हो सकता है कि पहला ऑप्शनल और बाकी 2 कंपल्सरी बाय डिफॉल्ट सारी वो हो जाएंगी क्या हो जाएंगे? सर, सारी फिर मतलब वो सबको डिफॉल्ट करना पड़ेगा, फिर इनवैलिड बताएगा ये। बिल्कुल। अब अगर आप ऐसा लिखेंगे तो एरर आएगी। समझ में आ गया? क्योंकि हम कभी भी फंक्शन को ऐसा नहीं लिख सकते कि ऐड पहला ऑप्शनल छोड़ दो, मीन्स कोमा लगा के छोड़ दो और बाकी 2 आप लिख दो। क्या ऐसा लिख सकते हैं कभी हम? नहीं लिख सकते ना कभी भी ऐसा। तो मीन्स कभी भी हम लेफ्ट हैंड साइड से बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा कहां से सेट होगी? राइट हैंड साइड से। तो अभी आप अगर आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी? एरर आ जाएगी। समझ में आ गया सबको? तो जब भी आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो कहां से करेंगे? राइट हैंड साइड से असाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपने एक वैल्यू असाइन करी, देन राइट से सेकंड वैल्यू असाइन करी, देन राइट से अगेन थर्ड वैल्यू असाइन करी। तो अब इसका मतलब हो जाएगा कि अब आपके तीनों आर्गुमेंट जो है ऑप्शनल है। अगर आप देंगे तो वैल्यू आपकी वो चली जाएगी जो एक्चुअल वैल्यू है, और अगर आप नहीं देंगे तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो वहां पे पास हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको ये। तो वापस बैक आते हैं अपने पीपीटी पर। चलिए, तो स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या हो गया? व्हेन डिक्लेयरिंग ए फंक्शन वी कैन स्पेसिफाई ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ईच ऑफ द लास्ट पैरामीटर। ठीक है, लास्ट पैरामीटर का मतलब क्या हो गया कि हमेशा राइट हैंड साइड से करेंगे। क्लियर चीज? दिस वैल्यू विल बी यूज इफ द करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट इज लेफ्ट ब्लैंक व्हेन कॉलिंग टू द फंक्शन। क्लियर है सबको ये लाइन? सेम ऐसे ही we simply have to use the assignment operator and a value for the argument in the function declaration। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपको मैंने शो कर रखा है यहाँ पे भी, कि जैसा आप देख रहे हैं मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है डिवाइड वाला।
तो अगर मैंने एक आर्गुमेंट पास करा इंटीजर वैल्यू और दूसरा पास नहीं किया, तो अब आप बता सकते हैं क्या आंसर आएगा यहाँ पे? तो पहला पैरामीटर ए की वैल्यू तो हो जाएगी 12 और बी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा 2 और 12/2 करेगा, तो आप जानते हैं आंसर क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे 6। सेम इसी तरीके से सेकंड जब मैंने दोबारा कॉल किया तो आप देख रहे हैं मैंने पहला आर्गुमेंट पास कर दिया 20 और दूसरा कर दिया 4। तो अब जो यहाँ पे बी की वैल्यू जा रही है वो कितनी जा रही है? यहाँ से 4 जा रही है। ठीक है, आदित्य अग्रवाल, यस सर। तो व्हाट डू मीन बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट? सर जिसकी वैल्यू पहले से सेट होती है सर। चलिए, जिसकी वैल्यू फंक्शन में बाय डिफॉल्ट पहले से सेट हो वो क्या कहलाएगा आपका डिफॉल्ट वैल्यू या डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया ये कंसेप्ट। तो अब अगर मैं आप सबसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस रिगार्डिंग फंक्शन, तो क्या डिफरेंस बता सकते हैं आप कि सी में क्या डिफरेंस था और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है फंक्शन को लेके? फंक्शन ओवरलोडिंग सर। चलिए, एक तो हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शंस के नेम आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट। सेकंड हो गया आपका आर्गुमेंट कि सी के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती थी, है ना? यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम नाम के कितने भी फंक्शन बना सकते हैं, पहली चीज। सेकंड चीज आपने क्या देखा? आर्गुमेंट, डिफॉल्ट वैल्यू, कि सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा था ही नहीं कि हम एक ही फंक्शन के अंदर अलग अलग तरीके से कॉल कर लें, है ना? क्योंकि वहां पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाली कोई चीज ही नहीं थी। सी प्लस प्लस में आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कि हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट करके एक ही फंक्शन को अलग अलग टाइप से भी कॉल कर सकते हैं, कि एक आर्गुमेंट पास कर दिया, दो आर्गुमेंट पास कर दिए, तीन आर्गुमेंट पास कर दिया, तो भी सेम फंक्शन कॉल होगा। समझ में आ रही चीज? तो अब आप देख रहे थे सी कितना कॉम्प्लेक्स थी और सी प्लस प्लस कितना यूजर फ्रेंडली होता जा रहा है, कितना इजी होता जा रहा है। समझ में आ गया सबको ये? यस और नो? किसी को डाउट है फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर या डिफॉल्ट आर्गुमेंट के अंदर? अभिजीत, अभिषेक पारेख, आपका कोई डाउट आपको अभिषेक? नहीं सर। समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर। क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो कि पूरी सी प्लस प्लस में अब सिर्फ रिपीट होंगे। ये Yes. टॉपिक अगर आपको यहाँ क्लियर हो गया इसका मतलब आप सी प्लस प्लस बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि सी प्लस प्लस में हमें क्या करना है? अब इन फीचर्स का यूज करना है क्लास का यूज करते हुए। ठीक है ना? तो जो आपने क्लास ऑब्जेक्ट ये चीज सुनी होगी कभी कि पता नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो उनमें बस ये फीचर्स हमें यूज करना है क्लास के साथ में, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो एक टॉपिक और ले लें अब आगे, शायद टाइम हो रहा है। तो एक तो आज एक और क्लास है आपकी उप्स की। अभी सेकंड लेक्चर तो आपका शायद किसका है? अभी सेकंड लेक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर वापस से आपका उप्स का है। ठीक है? यस सर। तो थर्ड लेक्चर में एक तो आपके ये जो प्रोग्राम्स थे सिंपल इंप्रेस, इवन और समथिंग, जो भी प्रोग्राम मैंने आपको दिए थे, ठीक है ना? तो एक तो इन सारे प्रोग्राम्स का सॉल्यूशन देखेंगे, और उसके अलावा अब एक टॉपिक देखेंगे आगे हम, आपने लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल पढ़े आपने ये? तो लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, और कल मैंने एक टॉपिक और पढ़ के आने के लिए बोला था आपको, पॉइंटर। ठीक है? तो इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे अब आगे। तो डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस रिगार्डिंग पॉइंटर, कॉल वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस, या लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, समथिंग दिस टाइप। ठीक है? तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो आज एक डिफरेंस तो मैंने बताया कि हम एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे डबल कोट्स में लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, और न्यू लाइन के लिए हमारे पास एक और नया आ गया, एंड एल मीन्स एंड ऑफ लाइन। क्लियर है सबको ये? फिर 9th नंबर का पॉइंट आप देख रहे हैं कि सी
लैंग्वेज के अंदर डेटा सिक्योर नहीं होता है, ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट डे भी डिस्कस कर चुका हूँ। सी प्लस प्लस में हम ये डेटा सिक्योर कर सकते हैं। अब ये डेटा कैसे सिक्योर करेंगे, कैसे हाइड करेंगे, ये आपका टॉपिक आएगा जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी सेम इसी टाइप से होगी। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है तो वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सी के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती, सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है ना। सी के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती, सी के अंदर सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। समझ में आ गया। फिर आपने देखा था सी के अंदर सारे फंक्शंस हम सिर्फ फंक्शन का यूज करके ही बना सकते हैं, है ना। जबकि सी प्लस प्लस में हम ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट भी यूज करेंगे, मीन्स क्लास भी हम बना सकते हैं। समझ में आ गया। तो सी प्लस प्लस क्या हो गई, आपकी ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज हो गई। और एक टॉपिक अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया कि नाम तो एक है और उसके मल्टीपल फॉर्म्स है, ठीक है। मीन्स सिंगल नेम और मल्टीपल टास्क, मल्टीपल ऑपरेशन, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए आप है तो आप किसी के ब्रदर भी हो सकते हैं, सन भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं। मीन्स एक पर्सन के मल्टीपल रूप है लेकिन नाम तो एक ही है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट क्या कहलाता है यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे यहाँ पे 3 टाइप की हमने ओवरलोडिंग देख ली, फंक्शन ओवरलोडिंग, आगे इन फ्यूचर में हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, समथिंग इस टाइप से, ठीक है। तो अभी की क्लास के लिए इतना काफी है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट मिलते हैं फिर अपन 10, 20 या 30 के आसपास, ठीक है। किसी को डाउट है बेटा अभी तक तो वो पूछ सकते हैं। डाउट है। हेलो हाँ बेटा। सर, जैसे कि हम लोग मतलब ओवरलोडिंग फंक्शन में जब अपन मतलब आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं हाँ तो सर कई बार ऐसा होता है कि मतलब वो आर्ग्यूमेंट्स मैच नहीं करते, सिस्टम खुद से मैच कर लेता है उनको। एक्चुअल में वो दिक्कत क्या होती है बेटा, आप अभी जैसे टर्बो सी यूज करेंगे तो टर्बो सी में इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेगी आपके, है ना। और सिस्टम खुद से मैच नहीं करता है। खुद से मैच वो कब करता है, जैसे कि आपने सपोज करो सिर्फ इंटीजर आर्गुमेंट वाला फंक्शन बनाया, अब आपने फ्लोट वाला बनाया नहीं है, तो आप जानते हैं इंटीजर वैल्यू फ्लोट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है ना। कैरेक्टर वैल्यू भी इंटीजर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग टाइप कन्वर्ट करके उसको कॉल कर देता है वो। और अगर आप अलग से डिफाइन करेंगे तो फिर वो वेटेज किसको देगा, जो आपने डिफाइन किया उसको। समझ में आ गई चीज। प्रमोशन वगैरह है क्या कुछ सर, वो अपना पे आगे प्रमोट कर देता है वो इंटीजर फ्लोट में वगैरह। कन्वर्जन आपने एक टॉपिक पढ़ा है ना, टाइप कन्वर्जन, टाइप हाँ कास्टिंग। सर वही है ना सर, वही है कि बिल्कुल मतलब अपना प्रमोट कर देता है वो इंटीजर से फ्लोट में वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने आप प्रमोट करेगा वो चीज। और ओके सर, आगे इन ओके सर। फ्यूचर जब आप लास्ट जब सी प्लस प्लस एंड होने की होगी तो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे टेम्पलेट, है ना। तो टेम्पलेट टॉपिक के अंदर तो हम एक और नया फीचर देखेंगे कि जैसा आप आर्गुमेंट पास कर देंगे फंक्शन उसी टाइप का बन जाएगा। आपने अगर इंटीजर वैल्यू पास करी तो फंक्शन आपका इंटीजर अपने आप बन जाएगा, आपने फ्लोट वैल्यू पास करी फंक्शन अपने आप बन जाएगा फ्लोट का। समझ में आ रही चीज। तो आप एक ही फंक्शन बनाएंगे और जैसे आप आर्गुमेंट पास करेंगे फंक्शन उसी टाइप का बिहेव करेगा। तो वो आपके लास्ट में आएगा टॉपिक टेम्पलेट, ठीक है। तो सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप कुछ भी सोचेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप ये मान के चलिए कि सी में तो बहुत सारे बाउंडेशन थी, अब सी प्लस प्लस में आप देख रहे हैं कि हमने सेम नाम के बहुत सारे फंक्शन बना दिए, है ना। हमने एक ही फंक्शन में मतलब 4 तरीके से कॉलिंग कर ली, 10 तरीके से कॉलिंग कर ली एक ही फंक्शन को, वो हो गया आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट या डिफॉल्ट वैल्यू, है ना। और अब आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें। तो ये बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है सी प्लस प्लस के अंदर और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी लैंग्वेज है ये। अगर आपको ये मेरे वर्ड समझ में आ गए तो आपको सी प्लस प्लस बहुत ईजी लगेगी। और अभी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब मान के चलिए फिर सी प्लस प्लस में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो अगेन वापस मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, डेली सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। क्लियर सबको। और भी कोई क्वेरी बेटा। सर असाइनमेंट सबमिट कैसे करवाना है। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कल मैंने गूगल क्लासरूम से आपको इनवाइट किया था,
ठीक है ना? तो उस Yes. गूगल क्लासरूम पे आपको अपने जो भी मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा वो वहां पे आपको सबमिट करनी है, अपलोड करनी है। ठीक है? तो जब भी मैं आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसके रेस्पॉन्स में वहां पे आपके असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने होंगे। तो आज तो मैं अभी आपके साथ नोट्स, आपके जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो शेयर कर दूंगा। देन फिर कल से जो भी है प्रॉपर वे में आपको गूगल